हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन संसाधन एवं विकास के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव या शहर में रहने वाले लोगों को आराम पहुंचाती हैं? आपको ऐसे ही चीज़ों की एक सूची तैयार करनी है और आपको ये भी बताना है कि ये किन पदार्थों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो जो ये पदार्थ यूज किए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इन वस्तु को बनाने में जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो संसाधन कहलाते हैं। इस प्रकार संसाधन का अर्थ क्या है? हमारे पर्यावरण में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और उनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी भी हमारे पास उपलब्ध हो तो वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु है उनकी रूपांतरण प्रक्रिया, उनकी प्रकृति किस पर डिपेंड करती है? प्रौद्योगिकी पर और संस्थाओं के परस्पर संबंध पर में निहित है। क्यों? क्योंकि मानव टेक्नोलॉजी के द्वारा ही प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल आइए उससे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं। मान लीजिए ये चट्टान है, इसके अंदर लोह अयस्क है, ठीक है, और लोह अयस्क क्या है? ये आपकी नज़र में संसाधन है? नहीं, ये संसाधन नहीं है। ये कब संसाधन नहीं है? अगर ये लोह अयस्क बाहर निकालने के लिए अगर हमारे पास कोई प्रौद्योगिकी नहीं है, कोई उपकरण नहीं है, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या है? हमारे लिए संसाधन नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इसे लोह अयस्क को निकालते हैं और लोह अयस्क से लोहे को अलग करते हैं तो वो क्या बन जाता है? संसाधन बन जाता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण के बारे में कि संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। संसाधनों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के आधार पर पहले हमें जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैव और अजैव। जैव संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जो जीव मंडल में पाए जाते हैं और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। वैसे समझिए, इन संसाधनों की प्राप्ति हमें जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है, तो ये जैव संसाधन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? मनुष्य लीजिए, वनस्पति जात लीजिए, पशुधन लीजिए। जैसे पशु हैं, पशुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? दूध भी प्राप्त होता है, गोबर भी प्राप्त होता है ना। तो ये क्या है? जैव संसाधन है। जैव संसाधन के उदाहरण कौन से हैं? प्राणीजात, पशुधन और वनस्पति जात। को पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है? फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो ये किसके उदाहरण है? जैव संसाधन के। अब बात करते हैं अजैव संसाधन के बारे में कि अजैव संसाधन कौन से संसाधन होते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कौन से? चट्टानें और धातु, इनमें जीवन नहीं पाया जाता। चट्टानें और धातु। इस प्रकार हमने जाना कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। अब बात करते हैं समाप्यता के आधार पर, यानी कि इनका कितना यूज हम कर सकते हैं, कितना प्रयोग कर सकते हैं कि प्रयोग करने के बाद ये रहेंगे या समाप्त हो जाएंगे। तो इस समाप्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण योग्य संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, वन्य जीवन है, इन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा आता है अनवीकरण। अनवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका जो विकास है
काफ़ी लंबे अंतराल के बाद होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। कौन से? खनिज और जीवाश्म ईंधन। नवीकरण योग्य संसाधनों के उदाहरण। इस प्रकार जाना कि समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नेक्स्ट आता है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कौन से? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? वे संसाधन जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे मेरी कार, आपका घर जिस पर आपका अपना मालिकाना हक हो, तो वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसान की भूमि है, उस पर सरकार का कोई हक नहीं है, ठीक है। और जैसे बाग हैं, चरागाह हैं, तालाब हैं, जिन पर निजी व्यक्तियों का मालिकाना हक है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं। अब बात करते हैं सामुदायिक संसाधन वाले, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। वे संसाधन जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव की श्यामलात भूमि हो गई, इसमें क्या आता है? चारण भूमि है, शमशान भूमि है, तालाब है, इन पर पूरे समुदाय का हक होता है। एक निजी संपत्ति नहीं, पूरा समुदाय उसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय संसाधन। कौन से संसाधन होते हैं? तकनीकी तौर पर जितने भी संसाधन देश में पाए जाते हैं वो सारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। लेकिन देश की सरकार को ये भी कानूनी अधिकार मिला हुआ है कि वो व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हाथ में अधिग्रहित कर सकती है। हम देखते हैं कि जैसे सड़कें हैं, नहरें हैं, रेलवे लाइनें हैं, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में भी बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन और ये सब राष्ट्र की संपदा है, ठीक है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं? बच्चों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को नियंत्रित करते हैं। किसी भी देश की तट रेखा से, क्या तट रेखा से नीचे, अब आप इधर देखिए, तट रेखा से नीचे 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय क्षेत्रों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना कोई भी देश प्रयोग में नहीं ला सकता। कहाँ से? तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से परे। इस प्रकार हमने क्या जाना कि स्वामित्व के आधार पर चार प्रकार के संसाधन हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन जो किसी व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी पर उनका मालिकाना हक हो। और सामुदायिक संसाधन, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शमशान भूमि है, सड़कें हैं, ठीक है, तालाब है। और राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन जिन पर देश की सरकार को कानूनी अधिकार प्रदान है। इनमें कौन से आते हैं? सारे खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन है, वन्य संसाधन है, ये सब राष्ट्रीय संपदा है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? समुद्री तट से 200 किलोमीटर की दूरी से परे जो भी संसाधन है उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वही उस पर नियंत्रण रखती है। अब बात करते हैं विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन चार प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? संभावी, भंडार और विकसित और
संचित। संभावित भंडार, विकसित और संचित, किसके आधार पर? विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संभावित संसाधन कौन से संसाधन होते हैं। ये वे संसाधन होते हैं जो किसी देश में विद्यमान है लेकिन अभी उनका प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे अगर हम उदाहरण के माध्यम से जाने तो जो भारत का पश्चिमी भाग है, विशेषकर राजस्थान, गुजरात, वहाँ क्या है? पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है, लेकिन उनका प्रयोग ढंग से नहीं किया गया है। यानी कि विद्यमान तो है लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया गया। तो ऐसे संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? संभावित संसाधन। अब बात करते हैं विकसित संसाधन के बारे में कि विकसित संसाधन कौन से होते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता, मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है कि उन पर टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी और कितनी मिलेंगे, उनकी संभावना पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट आता है भंडार, कि भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी के कारण वो पहुंच से बाहर है। तो ऐसे संसाधन किसमें शामिल है? भंडार में। फिर से समझिए कि पर्यावरण में वे पदार्थ उपलब्ध तो हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो हमारी पहुंच से बाहर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संचित कोश। संचित कोश कौन सा है? ये एक भंडारण का ही हिस्सा है, सॉरी, ये संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु अब इसका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है। इसका उपयोग भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है, जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु अभी भी किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इनका प्रयोग एक सीमित पैमाने पर किया जा रहा है। इस प्रकार जैसे बांधों में जल, वन आदि, ये सब किस में आते हैं? संचित कोश में आते हैं, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।